सभी का स्वागत है। आज हम जीएस की तैयारी के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे संविधान के वो आर्टिकल्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों को असली पावर देते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम अधिकारों और उनके संरक्षकों की बात करेंगे। फिर देखेंगे आर्टिकल 30, आर्टिकल 32 जो संविधान का दिल है। इसके बाद आर्टिकल्स 33 और 34 के खास प्रतिबंध, और आखिर में आर्टिकल 35 में संसद की क्या पावर है। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं वो भी देखेंगे। हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें लागू करने का जो पूरा सिस्टम है हम उसे समझने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। सोचिए जरा, ऐसे अधिकारों का क्या फायदा जिन्हें हम लागू ही ना करा सकें, है ना? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ हमें अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन्हें बचाने की ताकत भी दी है। और यही ताकत हमें मिलती है आर्टिकल्स 32 से 35 में। ये दोनों चीजें, मतलब अधिकार और उनकी सुरक्षा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास अधिकार से। एक ऐसा अधिकार जो भारत की डाइवर्सिटी यानी विविधता को बचाता है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 30 की। अच्छा, इस स्लाइड पर जो भी लिखा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए। आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का और उन्हें चलाने का यानी एडमिनिस्टर करने का हक देता है। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, माइनॉरिटी का स्टेटस नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि स्टेट वाइज यानी राज्य के हिसाब से तय होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे जरूरी आर्टिकल की। एक ऐसा आर्टिकल जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है, उनका रक्षक है। सोचिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा क्यों कहा? क्योंकि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे रह जाते, उनका कोई मतलब नहीं होता। यही वो आर्टिकल है जो किसी भी नागरिक को अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है। सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है उन्हें रिट्स कहते हैं। पहली और सबसे फेमस रिट है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका लैटिन में मतलब है शरीर को पेश करो। आसान भाषा में इसका मेन काम किसी भी इंसान को गैर कानूनी गिरफ्तारी से बचाना है। इसके बाद आता है मैंडेमस यानी परमादेश। लैटिन में इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये कोर्ट का एक कमांड है, एक आदेश है जो किसी सरकारी अधिकारी को उनका काम ठीक से करने के लिए दिया जाता है। अब है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इसका तो नाम से ही मतलब साफ है, रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर कोई केस सुन रही होती है तो हायर कोर्ट ये रिट जारी करके उसे रोक देता है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन है, मतलब फैसला आने से पहले ही रोक लगा देना। अच्छा, अब आता है सर्शोरारी यानी उत्प्रेषण। ये प्रोहिबिशन से अलग है। कैसे? प्रोहिबिशन फैसला आने से पहले रोकता है, जबकि सर्शोरारी फैसला आने के बाद काम करता है। इसका काम है निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द करना या उसे सुधारना। तो ये एक करेक्टिव एक्शन है। और हमारी पांचवी और आखिरी रिट है क्यूओ वारंटो, मतलब अधिकार पृच्छा। इसका सीधा सा मतलब है किस अधिकार से। ये रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर होने का दावा करता है, तो कोर्ट उससे पूछता है आप किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये पक्का करता है कि पब्लिक ऑफिस में बैठे लोग लीगली क्वालिफाइड हों। और ये रही एक टेबल जो पांचों रिट्स को एक साथ दिखाती है। देखिए, हेबियस कॉर्पस गैर कानूनी हिरासत के लिए, मैंडेमस सरकारी ड्यूटी के लिए, प्रोहिबिशन रोकने के लिए, सर्श्योरारी गलत ऑर्डर को रद्द करने के लिए, और क्वो वारंटो पद की वैधता पूछने के लिए। ये टेबल एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब उन पे कोई रोक टोक ना हो, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब दो ऐसे आर्टिकल्स देखते हैं जो देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इन अधिकारों पर कुछ जरूरी प्रतिबंध लगाते हैं। आर्टिकल 33 बहुत ही सीधा और साफ है। ये कहता है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस है या इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को संसद कम कर सकती है। क्यों? ताकि फोर्स में डिसिप्लिन बना रहे और वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर सके। अब है आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ से जुड़ा है। देखिए, मार्शल लॉ एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जब किसी इलाके में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मिलिट्री रूल लगाना पड़ता है। तो ये आर्टिकल
उस समय व्यवस्था वापस लाने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए। आर्टिकल 33 का फोकस लोगों पर है, यानी ये आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के अधिकारों को सीमित करता है। वहीं आर्टिकल 34 का फोकस जगह पर है। ये उस एरिया में सबके अधिकारों को सीमित करता है जहां मार्शल लॉ लगा हो। एक है किसके लिए और दूसरा है कहां के लिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल पर। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा संविधान ये पक्का करता है कि इन जरूरी मामलों पर पूरे देश में एक जैसे कानून हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आर्टिकल 35 कहता है कि कुछ खास मामलों में कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। जैसे आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स पर, मार्शल लॉ पर या फिर अस्पृश्यता जैसे अपराधों की सजा तय करने पर। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये मामले नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इसलिए इन पर पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीधे एग्जाम में काम आएंगे। ये रहे हाई स्कोरिंग फैक्ट्स। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, याद रखना है स्टेट वाइज। आर्टिकल 32 संविधान का दिल और आत्मा, 5 रिट्स यहीं से मिलती हैं। आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारों पर रोक। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ वाले एरिया में अधिकारों पर रोक। और आर्टिकल 35 इन सब पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास। बस ये स्लाइड रट लीजिए, इस टॉपिक से आने वाले ज्यादातर सवाल हल हो जाएंगे। तो एक सवाल सबके लिए, आज के समय में एक मजबूत और एक भारत के लिए इनमें से कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। जब हम इन चीजों को आज के हालात से जोड़कर देखते हैं तो हमारी समझ और भी गहरी होती है। चलिए तो आज के लिए बस